गरीब का जादुई बैंगन का पिज्जा। अरे तुम दोनों क्या कर रही हो? एक काम करो, जल्दी से सब्जियां काट लो, मैं खाना बना दूंगी और उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। मैं सारी सब्जी काट देती हूँ, पायल को आप घर की साफ सफाई करने दीजिए। रेशमा सूखी लकड़ी लेकर इतने चूल्हा जलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका उसे बैंगन आलू काट कर दे देती है। ये लो माँ, मैंने सब्जी काट दी है, आप आलू बैंगन की सब्जी बना लीजिए। ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन ये बताओ, जो तुमने बैंगन काटे हैं उसके छिलके कहाँ हैं? माँ, छिलके तो मैंने कूड़े में फेंक दिए थे। वैसे माँ, आप सब्जियों के छिलकों से क्या करोगी? अब तुम्हें तो पता ही है हम लोग कितने गरीब हैं। वही गुर्जर के बैंगन के खेतों में काम करके हमें उसके खेत के बैंगन मिल जाते हैं, लेकिन हम कब तक इस तरह दूसरों के यहाँ नौकरी करते रहेंगे? बोल तो आप बिल्कुल सही रही हो, लेकिन आप बैंगन के छिलकों से क्या करोगी माँ? सोच रही थी कि क्यों ना बैंगन के छिलकों को अपने आंगन के भीतर उगा दूं, क्या पता वहां से बैंगन उग जाए। अरे वाह माँ, आपने तो बड़ा ही खूब सोचा, इसमें तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। पायल ऐसा कहती ही है कि तभी उसकी दादी की आवाज आती है। अरे क्या चल रहा है ये सब? खाने को कुछ बनाया कि नहीं? बस माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। तभी कैलाश जंगल से लकड़ियां काटकर चूल्हे के पास रख कर कहता है। सुनो, मैंने लकड़ियां लाकर रख दी हैं। जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, उसके बाद मैं गुर्जर के यहाँ काम करने के लिए जा रहा हूँ। तुम बाद में आ जाना। कैलाश के ऐसा कहने के बाद रेशमा फटाफट उसे खाना बनाकर दे देती है। नाश्ता करके कैलाश गुर्जर के यहाँ बैंगन की खेती में पहुंच जाता है, जहाँ उसका दोस्त हरिहर उससे कहता है। अरे कैलाश भाई, क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, बस मजदूरी करके अपना घर चला रहा हूँ। अरे ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन तूने अपने आगे के बारे में सोचा है कि नहीं? अरे तेरे आगे 2 बेटियां हैं जो जवान हो गई हैं, उनकी शादी कब करवाएगा? चिंता तो मुझे भी है अपनी दोनों बेटियों की। एक 16 साल की हो गई है और एक 18 साल की। पर अब क्या करूं, मेरे पास तो दान दहेज देने तक तो दूर, मेहमानों को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है। कैलाश इस तरह बोलकर बहुत मायूस हो जाता है। वहीं कुछ देर बाद उसकी पत्नी रेशमा भी वहां काम करने आ जाती है। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत में काम करते हैं और शाम को वापस घर लौटते समय वह गुर्जर से कहते हैं। साहब, घर का राशन खत्म हो गया है, घर में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ पैसे दे दीजिए। अरे हमेशा तुम्हारा यही ड्रामा होता है, हफ्ता होता नहीं है और तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ जाती है। हमारा एक बड़ा परिवार है, खर्चे ज्यादा होते हैं और हमारे ये कमाए हुए 2-4 पैसे घर के राशन में ही खत्म हो जाते हैं। गुर्जर उन्हें पैसा नहीं देता, जिसके चलते वह मायूस होकर वापस घर लौट आते हैं। घर पर राशन का एक दाना तक नहीं होता और ना ही इस बार वह गुर्जर के खेतों से बैंगन लेकर आ पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राधिका और पायल दोनों अपनी सहेलियों को एक दुकान पर पिज्जा खाते हुए देखती हैं। अरे तुम लोग क्या खा रहे हो? ये रोटी जैसा क्या है? ओह माय गॉड, तुम्हें नहीं पता ये चीज पिज्जा है और तुमने ऐसा कभी कुछ खाया भी नहीं होगा जिंदगी में। हमारे डैडी शहर से हमारे लिए पिज्जा लाते हैं और ये देखो कितना स्वादिष्ट है, पर मैं तुम्हें ये खाने को नहीं दूंगी क्योंकि ये बहुत महंगा है। खुशबू, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी सहेली हूँ ना, क्या तुम अपनी सहेली को ये पिज्जा टेस्ट नहीं करवा सकती? अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो तुम्हें ये पिज्जा खाने को मिले। दोबारा मेरे पास मत आ जाना। खुशबू ऐसे ही जलील करके पायल और उसकी बहन राधिका को वहां से भगा देती है। उन दोनों का पिज्जा खाने का मन करता है, जिसके चलते वह अपनी माँ के पास जाते हैं। पिज्जा खाना है। मेरी सभी सहेलियां आजकल पिज्जा खाती हैं और मैंने आज तक पिज्जा खाकर भी नहीं देखा कि पिज्जा कैसा होता है। अरे तुम किस चीज की बात कर रही हो? पिज्जा क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। पिज्जा तो बिल्कुल सब्जी वाली रोटी की तरह दिखाई देता है। एक रोटी के ऊपर कई सारी सब्जियां होती हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो रुको, मैं तुम्हें अभी पिज्जा बना कर खिलाती हूँ। रेशमा आटे की रोटी बनाती है और फिर बैंगन का भरता बनाकर उसे रोटी के ऊपर चिपड़ देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को वह देते हुए कहती है, नहीं खाना मुझे ये बैंगन का पिज्जा, मुझे आप इसी तरह कुछ भी खिला देती हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता हमारी ये गरीबी आखिर कब खत्म होगी। पायल ऐसा कहकर गुस्से से वहां से चली जाती है। तभी उनके घर के बाहर बहुत ज्यादा गरीब बूढ़ी औरत आती है। कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है,
कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। कम से कम ये गरीब की मदद करो, ऊपर वाले की दुआ लगेगी। बूढ़ी औरत के इतना कहते ही रेशमा अपने घर से बाहर आती है। जो उसने अपनी बेटी के लिए बैंगन की रोटी बनाई होती है वह उस बूढ़ी औरत को देते हुए कहती है, ये लीजिए, मेरे पास इस सब्जी वाली रोटी के अलावा और कुछ नहीं है। मेरी बेटी ने इसे नहीं खाया, मैंने बहुत प्यार से उसके लिए बनाया था। रेशमा की आंखों में आंसू होते हैं। वह बूढ़ी औरत उस सब्जी वाली रोटी को ले लेती है और उसे खा भी लेती है। तभी अचानक से वह बूढ़ी औरत एक देवी के रूप में आ जाती है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं जो गरीब लोगों की सहायता करते हैं। तुम्हारे पास कुछ ना होकर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या मांगना है? अपने सामने साक्षात देवी को देखकर रेशमा हैरान रह जाती है और वह देवी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मेरी बेटी को मैं आज तक कुछ नहीं दे पाई। हम लोग बहुत गरीब हैं। मैं उसको बस पिज्जा खिलाना चाहती थी, जो कि मैं वो भी ना कर पाई। कि आप ऐसा कुछ कर सकती हो जिससे मैं अपनी बेटी को पिज्जा खिला सकूं? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकती हूँ। बस मुझे अपने घर के आंगन में लेकर चलो। देवी रेशमा के साथ उसके घर के आंगन में पहुंच जाती हैं, जहां वह अपने हाथों से कुछ बीज उसके आंगन में फेंक देती हैं। उसके ऐसा करते ही वहां पर पेड़ों पर बैंगन के पिज्जा उग जाते हैं। अरे ये क्या, बैंगन के पिज्जा? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने यहाँ पर बैंगन के छिलके उगाए थे और मैंने अपने जादुई बीज को यहाँ उगा दिया, जिसके चलते यहाँ पर बैंगन के पिज्जा के पेड़ उग गए हैं। अब तुम इसे अपनी बेटी को खिला सकते हो, वो इसे खाकर बहुत खुश होगी। इतना कहकर देवी वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद रेशमा अपने बैंगन की पिज्जा की खेती से एक पिज्जा निकालती है और अपनी बेटी को खिलाने के लिए उसके पास जाती है। देखो बेटी, ये स्वादिष्ट पिज्जा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम्हें पिज्जा खाना था ना? देखो, ये बैंगन पिज्जा है। बैंगन पिज्जा देखकर पायल बहुत खुश होती है, वहीं राधिका भी हैरान रह जाती है। आपने ये बैंगन पिज्जा कैसे बनाया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। रेशमा सारी सच्चाई अपनी दोनों बेटियों को बताती है, जिसके बाद वह दोनों आंगन में उगे हुए बैंगन पिज्जा को देखकर हैरान रह जाती हैं। इसी के चलते राधिका को एक आइडिया आता है। पिज्जा बहुत महंगा बिकता है, अगर हम अपने गांव में बैंगन पिज्जा बेचेंगे तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अरे हाँ बेटी, ये तो तूने बिल्कुल सही बात कही। मैं तो भूल ही गई थी कि हम पिज्जा बेचने का काम भी कर सकते हैं। देवी माँ के आशीर्वाद से अब हमारी परेशानी शायद कम हो जाएगी। रेशमा ऐसा कहकर अपनी बेटियों के साथ अपनी खेती से बैंगन पिज्जा तोड़ती है। जहां से वह बैंगन पिज्जा निकालते हैं वहीं वापस से बैंगन पिज्जा उग जाता है, जिसके बाद वह एक ठेले पर बैंगन पिज्जा सभी लोगों को गर्म करके बेचना शुरू कर देती हैं। आओ आओ, हेल्दी बैंगन पिज्जा खाओ। ऐसा बैंगन पिज्जा आपने कभी नहीं खाया होगा। बहुत स्वादिष्ट बैंगन पिज्जा है, जो एक बार खाए बार बार ललचाए। राधिका, पायल और उसकी माँ तीनों मिलकर बैंगन पिज्जा बेचते हैं। इसी के चलते गांव के कई लोग उनका बैंगन पिज्जा खाने के लिए उनके पास आते हैं। सबको बैंगन पिज्जा इतना स्वादिष्ट लगता है कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। उस दिन वह बहुत सारे पैसे कमाते हैं। घर वापस आने के बाद वह कैलाश को बैंगन पिज्जा के बारे में बताते हैं। ये तो सच में चमत्कार से कम नहीं है। वैसे मैं भी तो देखो खाकर ये बैंगन पिज्जा कैसा होता है। कैलाश पिज्जा खाता है, उसे बैंगन पिज्जा बहुत पसंद आता है और वह बैंगन पिज्जा बेचकर अपने घर का गुजारा करते हैं। धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अलार्म बजते ही चारू चिढ़कर उठ जाती है। स्टॉप इट भाभी। आस्था भाभी, मेरी बेटी कहाँ है? बस ला रही हूँ। ये लो तुम्हारी बेटी। भाभी, खाली चाय, सूखी साखी चाय पीऊं? आपको पता है ना, मुझे सुबह उठते ही भूख लग जाती है। नमकीन या बिस्किट या ब्रेड बटर ले आती साथ में। इस भुक्कड़ का बस चले तो खली को भी खा जाए और डकार भी ना ले। ये क्या बड़बड़ा रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए ब्रेड लाती हूँ विद लोडेड चीज बटर। आस्था चारू को ब्रेड बटर देती है, तभी नाश्ते की टेबल पर बैठी मिनी और काव्या को पोहे परोसती है। ननद जी, आज मैंने नाश्ते में गर्मा गर्म पोहे बनाए हैं, ये लो खाओ।
इतने में चारू भी आ जाती है और तीनों ननद एक साथ भुक्कड़ की तरह गपागप खाने लगती है। तभी काव्या एक लंबी डकार मारती है। भाभी, वाह क्या बढ़िया पोहे बनाए थे आपने, मगर पेट नहीं भरा। भाभी, आज अपने हाथों के बने गर्मा गर्म छोले भटूरे खिला देना। अपनी आलसी भुक्कड़ नंद की इस बात पर बहू ने झड़प कर बोली, तुम तीनों के पास खाने की बात करने के सिवा और कोई बात नहीं है क्या? अरे कैसी भूख है तुम्हारी जो खत्म नहीं होती। और मैंने क्या मंगल बाजार में छोले भटूरे की रेडी तोड़े खोली है? अरे सुबह सुबह कैसी चिल्लम चिल्ली लगा रखी है। देखो ना मम्मी, हमने भाभी को छोले भटूरे बनाने के लिए बोला तो डांटने लगी। क्यों रे बहू, आखिर तू मेरी बेटियों के खाने पीने पर क्यों टोकती रहती है? मेरी बेटियों को जो भी खाने का मन करता है तू उन्हें बनाकर खिला दिया कर। आखिर यही तो तेरा काम है। तू इस घर की बहू है। आखिर कितने दिनों की मेहमान है ये तीनों? इन भूखी भैंस के चलते महीने भर में रसोई में डबल राशन पानी लगता है। पता नहीं ये तीनों इतना खाती हैं, मगर फिर भी हड्डियों का ढांचा है, शरीर में लगता ही नहीं। हर बार ये रोना लगाकर अपनी बात मनवा लेती हैं। फिर आस्था अपनी भुक्कड़ ननद के लिए खूब सारे छोले भटूरे बनाती है। वाओ, भाभी ने क्या गजब के छोले भटूरे बनाए हैं, एकदम मस्त, मजा आ गया। भाभी एक भटूरा और, एक मुझे भी भाभी। हाँ हाँ लाई। हे भगवान, मेरी भुक्कड़ तीनों ननद का ना तो पेट भर रहा है ना मुंह दुख रहा है। आस्था बेबी, तुम कितना काम करती हो, जब देखो किचन में ही लगी रहती हो। देखो ना, आज मौसम कितना रोमांटिक है। योगेश प्लीज, पहले ही तुम्हारी तीनों भुक्कड़ बहनों ने मेरे दिमाग की दही कर रखी है, इसलिए अपने रोमांस का कीड़ा अपने अंदर रखो और दफा हो जाओ। भाभी एक और भटूरा। आस्था आखिर के बचे भटूरे लिए गुस्से में आती है। ये लो, ये बिल्कुल आखिरी भटूरे बचे हैं। अगर इससे भी पेट ना भरे तो मुझे भी खा जाओ। तुम तीनों इतनी खाईलाल क्यों हो? जब देखो दिन भर कचर 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 करके तुम्हारा मुंह नहीं दुखता। तुम तीनों मेरी बात मानो और अपनी डाइट पर कंट्रोल करो, वरना अगर ऐसे ही लपेटती रही ना तो वो दिन दूर नहीं मेरी ननद रानी, जब तुम तीनों स्लीप वेल का गद्दा बन जाओगी। अपनी भाभी की बात को समझो। फिर तीनों ननद अपनी भाभी आस्था को घमंड दिखाने लगती हैं। भाभी, हमारे घर का राशन पानी आप नहीं भरवाती, समझी ना? हमारे खाने पीने के पीछे हमें टोकने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर मेरी बला से फूलो फलो देख लेना। एक दिन ओवरलोड ठूस ठूस कर तुम फट जाओगी ना, कहीं रिश्ता नहीं लगेगा और ना कोई भूतनी का दूल्हा बन के आएगा। अपनी बहू की ये बात मोहिनी सुन लेती है और चिंता में पड़ जाती है। बोल तो बहू ठीक ही रही है। अगर ये तीनों निकम्मियां कमरे की साइज की हो गई तो फिर शादी नहीं होगी। फिर मोहिनी अपनी तीनों भुक्कड़ बेटियों के लिए रिश्ते देखने लगती है। आस्था बहू, कल तेरी तीनों ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो देख लेना। ये सुनकर बहू बड़ी खुश होती है। बस, बाय गॉड, जल्दी से मेरी तीनों भुक्कड़ ननद की गुड बाय हो जाए, फिर तो तेरा ही राज है आस्था। काव्या, चारू देखो, हमारी शादी की बात से भाभी कितनी खुश है। अभी देख, क्या बात है भाभी, शादी की बात हमारी चल रही और मन में लड्डू आपके फूट रहे हैं। चलो भाभी, जाकर हमारे लिए पिज्जा बना कर लाओ। मगर अभी तो तुम तीनों ने डिनर किया है। भाभी वो क्या है ना, हमारा रिश्ता पक्का होने वाला, तो उस खुशी में भूख बढ़ गई है। जाकर मेरे लिए पिज्जा बना कर लाना विद ओवरलोड बटर चीज। हाँ, और मेरे लिए समोसे कचौड़ी, और मेरे लिए मसाला डोसा। गई भैंस पानी में, इन भुक्खड़ों ने एक साथ इतना सारा खाने का ऑर्डर जो दे दिया। बेचारी आस्था किचन में लगकर अपनी तीनों भुक्कड़ ननद की फरमाइश का समोसे कचौड़ी पिज्जा डोसा बनाकर उन्हें परोसती है। उफ, आज तो हालत पंचर हो गई। सुबह तो और जल्दी उठना है, 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ। अगली सुबह जल्दी उठकर आस्था समोसे कचौड़ी ब्रेड पकौड़े मिठाइयाँ बनाती है। अरे बहू, रिश्ते वाले बाहर बैठे हैं, इन्हें लेकर आ। तभी तीनों भुक्कड़ ननद पकवानों को देखती हैं। भाभी, बहुत भूख लगी है, एक समोसा ले लूं? नहीं मिनी। अच्छा, तो एक गुलाब जामुन तो खा लेने दो। अरे मेरी भुक्कड़ ननद रानी, ये सारा नाश्ता कहीं भागा नहीं जा रहा है। रिश्ते वाले तो बस एक आध खाकर फॉर्मेलिटी करेंगे,
बाकी जो बचेगा वो तुम लपेट लेना, पर बाद में, मगर बाहर उनके सामने मत चरने लग जाना। तीनों नाश्ता लिए लड़के वालों के सामने आकर उनके पांव छूती हैं। रोमा जी, ये रही मेरी तीनों बेटियां, चारू, मिनी, काव्या। बड़ी ही प्यारी हैं, मुझे आपकी तीनों बेटियां पसंद हैं। हाँ, तब तो हम रिश्तेदार हुए मम्मी जी। आंटी जी को मिठाई तो खिलाओ। मोहिनी एक मिठाई उठाकर रोमा को खिलाती है। अच्छा समधन जी, अब इजाजत दीजिए, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। रिश्तेदारों के जाते ही तीनों नाश्ते की प्लेट पर टूट पड़ती हैं। अरे अब बस भी करो, तुम तीनों प्लेट भी पेट में रखने का इरादा है क्या? अब तो तुम तीनों की शादी भी पक्की हो गई है, अब तो भुक्कड़पन छोड़ दो। आस्था की बात का उसकी ननद पर कोई असर नहीं पड़ता। थोड़े दिन में उन्हें शादी की हल्दी मेहंदी लगना भी शुरू हो जाती है और शादी का दिन भी आ जाता है। आस्था अपनी तीनों ननद को तैयार करती है और सभी बैंक्वेट हॉल में पहुंचते हैं, जहां मंडप में उनकी शादी होती है। जिसके बाद तीनों की भाभी गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, हो गया, शुभ मंगल सावधान। तभी तीनों की नजर शादी के खाने पर जाती है। चारू, मिनी, वहां देखो कितना सारा खाना है, पुलाव, छोले, चाप की सब्जी, मटर पनीर। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं तो चली। अरे तो हम कौन सा पीछे रहेंगे, शादी हमारी है, दावत भी जमकर होगी। फिर तीनों दो दो प्लेट में भर भर के खाना ले लेती हैं और टेबल पर बैठकर गपागप खाने लगती हैं। ओए ओए ओए, स्वाद आ गया, क्या मस्त मटर पनीर है। अबे ओ वेटर भाई, जरा जल्दी से आकर हमारी प्लेट में मटर पनीर डालो। जी अभी लाया मैडम, ये लीजिए। अबे ओ भाई साहब, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, और डालो। हाँ, क्या बढ़िया पुलाव बना है, स्वाद आ गया। अरे ओ भैया, जल्दी से जाकर 2 प्लेट और पुलाव ले आओ और भर के लाना, और सुनो, पनीर चुन चुन के लाना। शादी में आए बाराती तीनों को भुक्कड़ की तरह खाता देखकर बातें बनाने लगते हैं। काबे पाठक जी, रोमा जी ने कैसन खसे रिश्ता जोड़ लिया है। देखो तो इनकी बहुआ एकदम हंसती हैं खाने में। वही तो, कैसे गाय भैंस की तरह जुगाली कर रही हैं। तभी आस्था टेबल पर आकर अपनी तीनों ननद से प्लेट छीन लेती है। आ गया स्वाद, तुम तीनों से थोड़ा भी वेट नहीं हुआ, खाने की टेबल लग ही रही थी, मगर फिर भी जीभ चलाने चली आई। तुम तीनों की भुक्कड़पंती की वजह से माँ जी और तुम्हारे भैया को कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं, पता भी है। पेट के आगे कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें। तभी तीनों भुक्कड़ ननद चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगती हैं। लोग उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं, जिससे तीनों को काफी बेइज्जती महसूस होती है और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आई एम सॉरी भाभी, हमें आपकी बातें मान लेनी चाहिए थी। अगर हम पहले ही अपनी ज्यादा खाने की आदत को कंट्रोल कर लेती तो आज ये नहीं होता। सासू माँ प्लीज फॉरगिव मी, हम अपने खाने पर कंट्रोल करेंगे। रोमा उन तीनों की बात पर यकीन करके उन्हें घर लाकर स्वागत करती है, जिसके बाद से वह भुक्कड़पंती छोड़ देती हैं।